हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस की, और इलेक्ट्रोलाइसिस में वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 10, when decomposition electrodes are used. When decomposition electrodes are used. Electrodes are used. So उसके लिए अपन पढ़ते हैं ऐसे, electrolysis of copper sulfate, CuSO4, using copper electrodes. मैंने आपसे कहा था अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है तो ऑलवेज अज्यूम द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम और ग्रेफाइट. अभी वी आर यूजिंग द कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और कॉपर सल्फेट अपन कॉपर इलेक्ट्रोड लगाएंगे. ठीक है, एक सेल बनाते हैं, ठीक है ना, अपन एक सेल बना लेते हैं और उस सेल में अपन ऐसे इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं. दैट इज द इलेक्ट्रोड वी हैव, और इलेक्ट्रोड्स में वी नो दैट ऐसे, मतलब we'll have that ये मतलब वैसे ही अपन ने एक इलेक्ट्रोड उसका कॉपर का ही शीट लगा दिया अपन ने. आप अज्यूम कर लो कॉपर का ही शीट अपन ने लगा दिया. कॉपर का शीट लगा दिया, और इधर एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करना है बिना. नाउ व्हाट वी से दैट कि भाई ये कॉपर इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स. एनोड कैथोड क्या होता है अपन को पता है, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड्स है. अब अपन क्या करेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, मतलब कॉपर +2 सल्फेट 2 नेगेटिव और H2O. इसमें 3 मॉलिक्यूल्स या आयंस है, इसमें 2 आयंस और एक वाटर मॉलिक्यूल है. अब वी नो दैट अगर अपन चेक करेंगे भाई, तो अपन तो एनोड और कैथोड है, ये एनोड होता है कैथोड होता है, तो अपन पहले कैथोड रिएक्शन लिखते हैं जैसे हर बार अपन लिखते हैं, काफी सारे डिस्कस भी किए थे. तो अपन क्या करेंगे उसमें कि अगर अपन इलेक्ट्रोड कैथोड से रिएक्शन करेंगे तो कैथोड में तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो अपन कहेंगे कॉपर और वाटर, तो दोनों में से किसका डिपोजिशन होगा, तो अपन कहेंगे कॉपर का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो तो महंगे वाले मेटल्स में है ना, तो अपन कहेंगे इसमें कॉपर डिपॉजिट होगा. सो कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है किसी को? नहीं. तो अपन कहेंगे इसमें ना ये एक सोल्यूशन था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब अपन एनोड सोल्यूशन की बात करते हैं, अब एनोड रिएक्शन की बात करते हैं. एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होना है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब मुझे तीनों में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना होगा. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अपन को पता है, एसआरपी ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर, ये अपन को पता है. व्हाट इज एसआरपी ऑफ कॉपर? एसआरपी ऑफ कॉपर अगर अपन चेक करेंगे तो वी नो दैट एसआरपी ऑफ कॉपर इज दैट इज इक्वल टू +0.34. दैट वाज द रीजन कि अपन ने कॉपर को डिपॉजिट किया. तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इन तीनों में बताओ, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कौन करेगा, तो उसके लिए एसओपी चाहिए. अब देखो अगर अपन चेक करेंगे ना कि भाई देखो व्हाट इज द एसओपी वैल्यूज, अपन को चेक करने. अब एसओपी वैल्यूज नहीं देख लेते अपन, तीनों को कंपेयर करना है अपन को. सो एसओपी वैल्यूज देख लेते हैं अपन. अगर हम कॉपर का एसओपी वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कॉपर का एसओपी वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू -0.34. एसओपी क्यों? कॉपर से कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अपन सल्फेटाइन की बात करते हैं, तो सल्फेटाइन में एसओपी वैल्यूज क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो अपन को पता है अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे सल्फेट से, तो मैं ऐसे करूंगा, दैट इज -2.05. तो इससे अच्छा तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा. अब वाटर की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का कितना होता है, तो अपन कहेंगे वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है OH माइनस साइन होता है, एंड दैट इज इक्वल टू -1.23. तो सबसे ज्यादा एसओपी वैल्यू जिसका होगा उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा किसका है, कॉपर का. तो इसमें रिएक्शन कैसे होगा, तो अपन कहेंगे देखो इधर से तो कॉपर आयन इस पर डिपॉजिट होगा. अब मेरे पास कॉपर मेटल भी है सोल्यूशन के अंदर, सल्फेट भी है और H2O भी है, तो इधर से कॉपर जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा, इधर से कॉपर जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा. व्हाट इज सो दिस इज ऑक्सीडेशन. अब ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
कि अपन कहेंगे नहीं सोल्यूशन में कॉपर आयन है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या कॉपर +3 +4 में जाएगा? नहीं, कॉपर मेटल जो है वो डिसॉल्व होगा। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोड जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रोड विल डिक्रीज, मतलब ये यहाँ पर डिसॉल्व होगा। सो कॉपर इलेक्ट्रोड ना, तो टाइम के साथ ये डिसॉल्व होगा, और ये डिसॉल्व होगा, जितना ये डिपॉजिट होगा उतना ही ये डिसॉल्व होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, मतलब इधर भी रिएक्शन क्या होगा, ये तो अपने पास हो गया कैथोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन क्या होगा, कॉपर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा कॉपर आयन में +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉपर एनोड है। विल राइट लाइक दिस। तो अपन कहेंगे देखो जितना कॉपर यहाँ डिपॉजिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा कॉपर, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी होगा, तो जितना ये यहाँ डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर आयन डिसॉल्व होगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना कॉपर डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर डिसॉल्व भी होगा। तो कॉपर आयन कंसंट्रेशन एट द कैथोड, तो ओवरऑल रिएक्शन जो लिखेंगे अपन, कॉपर आयन एट द कैथोड गिव्स यू कॉपर आयन एट द एनोड, इट विल बी लाइक दिस, दैट इज द सेम। तो हमें चेक करना होगा अगर हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो प्लेटिनम और ग्रेफाइट के अलावा है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा एसओपी वैल्यूज। वाटर, एनाइंस, वाटर एनाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा ना उधर, तो अपन को बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा वाटर से, तो इट विल फॉर्म H+ आई, प्लस इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई वो OH नहीं H+ आई होगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करना है ना अपन को, तो इधर 0 था, इधर एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा तो +1 में कन्वर्ट होगा, तो इट शुड बी लाइक दिस। मतलब वो गलत लिखा था अपन ने, मैंने OH नेगेटिव गलत लिखा था, क्योंकि OH नेगेटिव का मतलब होगा वाटर को इलेक्ट्रॉन दे के OH नेगेटिव लिखा, तो वो सही नहीं था, इसलिए मैंने चेंज किया। अच्छा ठीक है, हमें तो अभी तो इस पे फोकस करना था कि अगर मान लो प्लैटिनम और ग्रेफाइट के अलावा अगर कोई दूसरा मेटल आपने यूज किया है इलेक्ट्रोड्स में, तो मुझे उस मेटल का एसओपी चेक करना पड़ेगा कि आयंस के कंपैरिजन में कहीं उस मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का ज्यादा तो नहीं है। तो सल्फेट के कंपैरिजन में कॉपर का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, या वाटर के कंपैरिजन में कॉपर का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली, तो इस रिएक्शन में व्हाट विल हैपन, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन द सेल रिमेन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन द सेल रिमेन कांस्टेंट। कॉपर आयन लिख देता हूं, क्योंकि कॉपर क्यों अपन कॉपर आयन लिख देते हैं ना सीधा, कॉपर आयन रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, concentration of copper ion in the solution remain constant, even the concentration of copper ion and sulfate ion also, तो उसमें सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, therefore concentration of copper sulfate do not change, do not change, concentration of copper sulfate do not change, तो अपन बता सकते हैं। सो ठीक है, अगर कोई डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो व्हाट विल डू, वी नो दैट। तो इस टाइप से अपन से क्वेश्चंस पूछेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट 0.1 मोलर था, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कितना हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसमें अपन को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑन ईच इलेक्ट्रोड रिमेन्स सेम ऑन कैथोड, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑन कैथोड is equal to number of electrons gained on anode, तो इसको लेके ना अपन को ये तो पता ही था पहले से, हम कुछ लॉज लिख लेते हैं। So the electrolysis process follows Faraday's laws of electrolysis. Faraday's law of electrolysis, ये फिजिक्स में भी होता है थोड़ा, लेकिन कंसेप्ट यही होता है। तो Faraday's laws of electrolysis,
तो there are two laws of Faraday's, है ना? So the two laws are, तो laws of electrolysis अपन देख लेते हैं. What are the two laws of electrolysis? First law देख लेते हैं. So the first law of electrolysis है first law. एक बार लास्ट में अगर किसी को डाउट होगा तो बता देना. First law of electrolysis होता है the weight deposited on each electron deposited or exchange, मैं इसको exchange भी लिख सकता हूँ, on each electron is directly proportional to the charge passed on electrons. So we say that according to first law of right now, these are called Faraday's laws. The weight deposited on each electron will be directly proportional to the charge passed, that is Q. So आप उसे सिर्फ W लिखोगे तो भी चलेगा. W is the weight deposited and Q is the charge passed. Where Q is the charge and W is the weight deposited. So we can write that W will be equal to Z into Q. We know that Q will be equal to I into T. I is current into time. So we can write that Q is equal to, that is the charge, that is equal to current into time. ये charge, ठीक है ना? Q is the charge. Where Q is charge and W is weight. So अपन लिखेंगे इसको कूलम्स में लेना चाहिए. अपन हमेशा MKS में ही कैलकुलेशन करेंगे. अगर इसको कूलम्स में लेंगे तो इसको हम लेंगे that will be current in ampere और टाइम को हमेशा अपन सेकंड्स में लेते हैं. तो कूलम नाम का चार्ज, तो चार्ज बिन कूलम्स, that is we can write. तो सर आप एक सेकंड लास्ट पेज दिखा सकते हैं? बिल्कुल, तो लिख देता ना उसमें, तो भी जरूरत नहीं था, मैं तो इसलिए पूछ रहा था. अब लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसे भी अभी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है. हाँ, वेट इन ग्राम्स तो अभी बता रहा हूँ मैं, उसको यूनिट अपन कंजर्व करके देखेंगे ना कैसे, क्योंकि अभी अपन ने Z नहीं लिखा ना. Z क्या है, तो Z को एक्सप्लेन करना है. वेयर Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, mass deposited by exchange of, that is called mass deposited by exchange of 1 mole of electrons. That is electrochemical equivalent. तो अपन कहेंगे सर ये तो which is called equivalent mass, called equivalent weight. Therefore Z will be equal to the weight deposited by 1 mole of electron. ना 1 mole of electron तो equivalent weight होता है by weight deposit. जैसे एल्यूमिनियम है, अगर 3 पॉजिटिव है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 27 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है. तो अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगा तो
9 ग्राम डिपॉजिट होगा. व्हाट इज 9? 27/3. कोई 3 मोल से 27 आता है, वो इससे देख के पता चल जाएगा, क्योंकि आप सेल में आइंस तो लिखोगे ना, तो आइंस को देख के मैं चार्ज को देख के बता सकता हूँ कि इसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो 27 ग्राम आएगा. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 27 ग्राम इज एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम. तो 1 मोल से कितना आएगा? That is weight deposited by, so equivalent weight per mole of charge. So 96500. The weight deposited by per mole of electrons. So this is Z. The mass deposited by, मैंने 1 mole of electron का कितना चार्ज होता है? 96500. I think we have calculated this. वैसे ना, charge of 1 electron 1.60 to 10 की power minus 19. और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 20. तो ये आ जाएगा 96500. ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था और अपन सबको याद है, ठीक है ना. तो ठीक है, वी गॉट दैट. Z इज व्हाट? Z होता है कि व्हाट इज द मास डिपॉजिटेड बाय पासिंग पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड Z. तो ठीक है, फिर मैं विल राइट दैट देयरफॉर W विल बी इक्वल टू, Z को लिख लेता हूं वेट इन, दैट इज Z क्या लिखा अपन ने? इक्विवेलेंट वेट. सो इक्विवेलेंट वेट 96500 into Q. We'll get this. ये बनाना है. इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आता है एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपकी मर्जी, आप जो चाहें. From this equation 1 I can write that weight मतलब weight in grams. अब यहां देख के अपन को एक बात तो पता चल गया, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, that will be equal to Q by 96500. यहां पर अगर आप चेक करोगे तो यूनिट कंजर्व है, ये ग्राम में होगा, इसको ग्राम में लेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को अपन ग्राम में लेते हैं और डिवाइड बाय एन फैक्टर कर लेते हैं. दैट इज योर इक्विवेलेंट वेट. ये आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, ये अपन को पता है, ये मैंने आपको बता रखा. सो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट और Q by 96500. हम कहेंगे ठीक है सर, आप एक बात बताओ, जैसे हमने पढ़ रखा है कि वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है. सो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है. जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो मुझे पता है, आपने बता रखा है. मॉलिक्यूलर वेट हमें आता है, वेट इन ग्राम से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, अपन को पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. और मॉलिक्यूलर मास की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह मैं इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर लिखूंगा, एन फैक्टर को उधर ले जाता हूं. अगेन इट बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स जो है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स. तो ये सारा पार्ट अपन को पता है. अभी आई डोंट थिंक मतलब किसी ने मतलब कोई ऐसा होगा जिसने नॉर्मलिटी को नहीं पढ़ा. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मैं इसको लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं लिख सकता हूं नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर. तो एन फैक्टर को नीचे इधर डिवाइड करूंगा तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं. एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट मास ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. अगर अपन ये वाला पार्ट चेक करेंगे ना तो दिस इज मोलारिटी. सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होती है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. हम जब चाहे नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं,
बस हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए, या हम मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए। और एन फैक्टर कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया। अब अपन को एक बात पता है, जैसे मोलारिटी में अपन ने पढ़ा हुआ है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम एन एम। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम इन एमएल को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 1000 कर लेता हूँ, एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। जैसे वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स होता है, वैसे ही वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। क्या हुआ? ठीक है सर, मोलारिटी में एन फैक्टर डिवाइड होगा तो अपन ऐसे कर लेंगे। अब देख वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट है ना, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। तो वैसे ही यहाँ पर वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ही तो है, सो मैं इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिख दूंगा। अच्छा तो मुझे एक बार बताओ, जब तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो नॉर्मलिटी पढ़ा था क्या? नॉर्मलिटी पढ़ा क्या आप लोगों ने? नॉर्मलिटी पढ़ा क्या आप लोगों ने? इसलिए तो मुझे समझाना पड़ता है, मुझे पता है ना। हाँ, नॉर्मलिटी नहीं पढ़ा होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ा है सर, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, चलेगा चलेगा, अपन आगे ही बढ़ते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, देख ये बिल्कुल यहां से कैलकुलेट किया मैंने, इस पार्ट को अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। इधर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 1000, मतलब जैसे वॉल्यूम इनटू मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 नंबर ऑफ मोल्स होता है, वैसे वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय 1000 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है मैं इसको हटा रहा हूं फिर, है अपन क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी और मोलारिटी और नॉर्मलिटी को वैसे अपन ने देखो जितना मुझे चाहिए था या जितना चाहिए होता है नॉर्मलिटी और मोलारिटी मैंने आपको बता रखा है इन सॉल्यूशंस। अगर नॉर्मलिटी में कोई सॉल्यूशन अपन को नॉर्मलिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो अगर मुझे कभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स गिवन है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। मतलब अगर मुझे मोल्स गिवन है तो मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लूंगा, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स गिवन है तो एन फैक्टर से डिवाइड करके मैं नंबर ऑफ मोल्स बता दूंगा। सो इसका मतलब है मुझे बस ये याद रखना है n इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर, ये अपन को याद रखना, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, m मतलब नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर मल्टीप्लाई, मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द इक्विवेलेंट्स। तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी को इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे ये पता चल गया। चलो ठीक है, इतना सारा आपने बताया, उसका फायदा क्या है ये बताओ। तो अपन कहेंगे उसका फायदा ये होगा हमको कि हमें ये पता है कि अगर मुझे I इंटू टी गिवन है, I और T गिवन है, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं तो अपन बता सकते हैं, और अपन कहते हैं क्या,
कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक्सचेंज ऑन ईच इलेक्ट्रोड रिमेन्स सेम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपन को पता है, आपको ध्यान रखना होगा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये याद रखना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। Because number of equivalent, that is I into T, charge passed on each electrode is same. मतलब number of equivalents at each electrode will be always same. Number of equivalents होता है weight upon equivalent weight. That is number of equivalents. So actually हमें इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ये पार्ट हमें बड़े अच्छे से याद रखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को रिलेटेड। दूसरी बात, अब अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स गिवन है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कि मतलब व्हाई वी आर राइटिंग दैट, कि ये इक्वेशन अपने लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मोल्स भी अगर कैलकुलेट करना है तो अपन इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई यहाँ भी मोल्स कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, वो इक्वेशन अपन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो वी गेट दैट what is n factor, what is number of equivalents. n factor कैलकुलेशन मुझे बताना नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई इन अ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन अगर है तो भी चलेगा। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स on each electron, the number of equivalents exchange at each electrode is always same. So number of equivalents at each electrode is always same. At each electrode is always same. Next, इक्वेशन 1 से थोड़ा और डिस्कस करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, सर एक बार लास्ट में दिखा। चलेगा चलेगा चलेगा, मुझे रुकना चाहिए ना, मैं खुद भी इतना जल्दी कर लेता हूँ ना, रुकूंगा रुकूंगा कोई बात। सर ये सब होने के बाद एक बार आप 9th वाला जो इलेक्ट्रोड सिखाया ना आपने NaCl का, वो वापस एक बार रिवाइज कर देना। रिवाइज का पूरे 10 के 10 करने पड़ेंगे भैया मेरे, एक बार ये खत्म तो हो जाए सेकंड राउंड, पूरे 10 के 10। उनमें क्वेश्चंस कहाँ बताए मैंने भाई, हर एक पे अपन पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्वेश्चंस तो बताए नहीं मैं, क्योंकि अपन को पता था ना कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में 50% चांस तो ये रहता है कि क्वेश्चन अपन से पूछने की इलेक्ट्रोड का रिएक्शन बता दो आप, और 50% चांस होगा न्यूमेरिकल पूछने का। मेंस में तो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन ही पूछेंगे। डन सर, बोलो। हो गया सर, हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन ने लिखा भाई W इज इक्वल टू, दैट इज इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 965, दैट इज Z मल्टीप्लाई बाय Q। अब जो इस इक्वेशन का मतलब है, उसका मतलब है, जो अपन उसमें इक्वेशन का मतलब समझते हैं, उसका मतलब होता है कि अगर मान ले मेरे पास कोई इलेक्ट्रोड है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और उसमें अपन एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं ऐसे। अब उस इलेक्ट्रोड में होता क्या है कि भाई उस इलेक्ट्रोड में अपने पास ऐसे
अपने बना ऐसे इलेक्ट्रोड है अपन कहेंगे कि भाई अब हमारे पास ये से तो ये सेल हो गया, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब अपन ने कहा आप कह रहे हो कि वेट डिपॉजिटेड, मान लेते हैं अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अच्छा ठीक है मेरे पास यहाँ पर ना गोल्ड है, तो गोल्ड का जो वेट डिपॉजिट होगा ना इस पे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपने कितना चार्ज पास किया। सो आपने लिखा वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अपन कहेंगे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, जितना चार्ज पास करोगे उतना वेट डिपॉजिट होगा। ये नहीं लिख सकता मैं, मुझे यही लिखना। अपन कहेंगे एक ही बात तो है सर, जितना चार्ज आएगा उतना वेट डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर इसमें इंप्योरिटी हुआ तो जितना सॉल्यूशन का मास चेंज होगा, जितना वेट डिपॉजिट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन तो कभी ना कभी हो ही जाता है, कुछ नहीं तो वाटर का थोड़ा सा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेटेड तो होता ही है, तो कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। इसलिए कैलकुलेशन में तो अपन ये नहीं मानेंगे, लेकिन अपन इसको रिवर्स कभी नहीं लिखेंगे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो गैसेस वगैरह लिबरेट होते हैं ना साथ में, उसमें थोड़ा बहुत तो साइड रिएक्शन होता है, थोड़ा भी हो बहुत कम हो लेकिन होता जरूर है। तो अपन कभी ये नहीं लिखेंगे हैं कि ऐसे लिख लें, अपन हमेशा लिखेंगे जितना भी मास डिपॉजिट हुआ है उतना चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए वेट तो चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, कि भाई जितना आपने वेट डिपॉजिट किया उतना तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। बिल्कुल राइट, समझ गया मैं, क्योंकि चार्ज वेट की वजह से नहीं है, वेट जो आ रहा है वो चार्ज की वजह से आ रहा है। हाँ मैथमेटिकली दोनों सेम चीज है, लेकिन हम, अरे मैथमेटिकली सेम चीज है, हम तो ये भी कहते हैं मैथमेटिकली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यू कैन नॉट राइट दिस, ये गलत है, ये सही है। मैथमेटिकली अपन कहेंगे सर एक ही बात तो है, हम तो अपन मैथमेटिक्स थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, हम तो कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं। भाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे नहीं डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, लेकिन मतलब एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी ऐसा नहीं है, मैथमेटिकली सेम हो सकता है। अब इसमें अपन कहेंगे देख फ्रीक्वेंसी, मान लो अपन को किसी को मतलब एक नेल जो है वो वुड में, मतलब अपन को उसमें वुड में लगाना है, तो अपन ऐसे करते रहे धीरे 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 बहुत तेज स्पीड से कर रहे हैं अपन ऐसे, तो वो वुड के अंदर थोड़ी चले जाएगा नेल। जितना उसको हिट करना होगा इतने एनर्जी से कि वो नेल अंदर चला जाए, तो फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा थी लेकिन नेल अंदर नहीं जाएगा। सो मैथमेटिकली बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं, और ये अपन से पूछ सकते हैं, ये तो पूछते ही है काफी बार कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट, फ्रीक्वेंसी एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गलत, ठीक है ना। तो अगर इसमें इम्प्योर वगैरह कुछ और भी हुआ तो फिर उसमें अपन को चेक करना पड़ेगा, तो अपन ये कभी नहीं बताएंगे, और वैसे भी मैं अभी एग्जाम्पल में भी लूंगा। अच्छा ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को मान लो यहाँ डिपॉजिट करना है, अभी अपन तो आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं, तो अपन ने लिखा भाई वेट डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब अपन कहेंगे ठीक है मुझे वेट डिपॉजिट करना है, तो मैं वेट को क्या लिख सकता हूँ, मैं वेट को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इक्वल वेट इंटू क्यू बाय 9615। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ D इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, ये भी लिख सकता हूँ मैं इक्वल वेट इंटू क्यू बाय 9615, ये डेंसिटी है।
since density is equal to mass upon volume. That is weight upon volume. और वॉल्यूम तो L क्यूब होता है, L स्क्वायर अपन थिकनेस एरिया ले लेते हैं और ये थिकनेस है। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया और थिकनेस को ना, जैसे कभी कभी होता है ना, एक मैंने ऐसे ना छोटा सा बाउल ले लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, उस बाउल में पानी भरा हुआ है, अपन को इसका वॉल्यूम पता है कितना होता है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, इतना ऑयल डाला कि इसके ऊपर इसका लेयर आ गया ऑयल का, तो ये जो वॉल्यूम था सिलेंड्रिकल था, ये मतलब वेसल जो था, फ्लास्क था, वो सिलेंड्रिकल था, तो इसमें थिकनेस ऑफ द लेयर कितना होगा अपन बता देंगे, और वॉल्यूम कितना हो गया तो अपन बता देंगे कितना वॉल्यूम। पूरा एरिया ले लेंगे अपन और इंटू एल स्क्वायर इंटू एल, तो अपन को पता है कि इसमें कितने, अगर अपन को वॉल्यूम दे दो आप टोटल तो मैं बता दूंगा, और एरिया बता दो, रेडियस दे दो इसका कितना था, तो मैं बता दूंगा कितने थिकनेस का ऑयल आया उसमें। और वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप मुझे वेट ऑफ ऑयल दे दो और डेंसिटी ऑफ ऑयल दे दो, तो मैं वॉल्यूम ऑफ ऑयल खुद कैलकुलेट कर लूंगा और आपको बता दूंगा कि वेट और डेंसिटी से कितना थिकनेस ऑफ लेयर बना होगा उस ऑयल से जो वेट आपने लिया है और जिसकी डेंसिटी आपने दी। तो इस टाइप से अब इसमें अपन ये डेंसिटी, एरिया, थिकनेस, इक्विवेलेंट वेट, ये सब क्या है, यहां पर अपन क्या उसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे देख भाई, मान लेते हैं अपन ने क्या किया कि इधर ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इस इलेक्ट्रोड में अपन ने एक ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड था। अब इस इलेक्ट्रोड में भी ना आगे वाला पार्ट सोचता रहता हूँ, अब क्या बताना अब क्या बताना वही भूल जाता हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, अब उसमें अपन ये सोच रहे हैं, सपोज अपने पास एक यहाँ पर एक रिंग ले लेता हूँ मैं, एक अपन ने यहाँ पर एक रिंग लगा रखी, ऐसे ना अपन एक रिंग लगा देते हैं, जो फिंगर में रिंग होता है वैसे। अपन उस रिंग में क्या करते हैं, उसका हमें बाहर का एरिया और अंदर का एरिया पता होगा, तो मुझे वॉल्यूम पता है इस रिंग का। मैं इसमें ना, ये कॉपर का रिंग है, इस पे गोल्ड प्लेट करना चाहता हूँ, ये कॉपर रिंग है फॉर गोल्ड प्लेटिंग, ठीक है, फॉर गोल्ड प्लेटिंग। अब अपन क्या करेंगे, गोल्ड प्लेटिंग में अपन क्या करेंगे भाई, देख अपन ने यहाँ पर गोल्ड सोल्यूशन ले लिया, पहले ये गोल्ड है, अपन डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड ले, गोल्ड सोल्यूशन ले, आप प्लेटिनम भी ले सकते हो, अगर इनर्ट लोगे तो गोल्ड सोल्यूशन है उसमें डिपोजिशन हो जाएगा, गोल्ड का एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लो, पीटी इलेक्ट्रोड लोगे तो भी चलेगा, तो अपन ने यहाँ पर पीटी इलेक्ट्रोड ले लिया। अब अपन क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि यहां पर इसका डिपोजिशन हो जाए। अब मुझे चाहिए कि भाई आपको इस गोल्ड रिंग पे, प्लेटिनम पे आपको डिपोजिशन तो करना है, इस पर डिपोजिशन तो करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक, गोल्ड का कलर जो होता है ना, इसका जो कलर, गोल्ड का कलर जो सोल्यूशन का कलर होता है, ये रेड सोल्यूशन होता है, कि गोल्ड का सोल्यूशन जो होता है वो रेड कलर का होता है, गोल्ड दिखता है येलो है, सोल्यूशन उसका रेड बनता है ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, वो जो विजिबल रीजन में डिस्पर्शन होता होगा उसकी वजह से। तो अपन क्या करेंगे, वो होता रेड सोल्यूशन है। अब अगर इस पर डिपोजिशन करना है तो अपन देखो क्या क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो अपन को गिवन होगा, कहीं भी मिल सकता है अपन को गोल्ड का डेंसिटी। एरिया, आप ये बता दो कि रिंग का एरिया क्या है जो डिपॉजिट करना है। थिकनेस, कितने लेयर का थिकनेस लगाना है अपन को इस पे, कॉपर रिंग पे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड 197 डिवाइड बाय 3, इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक मास बाय n फैक्टर,
एटॉमिक मास तो मैंने बताया आपको, गोल्ड का 197 होता है, इनफैक्टर 3 +3 दिख ही रहा है अपन को। तो Q अपन कहेंगे, Q को आप I × T लिख लो। तो अपन क्या करेंगे, हमें डेंसिटी ऑफ गोल्ड पता है, हमें रिंग का एरिया पता है, हमें ये पता है, हम ये कैलकुलेट करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करके कि उस रिंग पे कितना थिकनेस का लेयर लगाना है अपन को। इक्विवेलेंट वेट गोल्ड का कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है I × T, कितने एम्पियर का करंट कितने टाइम के लिए पास करना है सो दैट ये डिपोजिशन हो जाएगा, वो कैलकुलेशन यहां से होता है। फर्स्ट लॉ फैराडे से, मतलब जो अपन गोल्डस्मिथ के पास जाते हैं, जिससे अपन सोना खरीदते हैं, और उससे कहते हैं कि भाई हमें ना रिंग्स या बैंगल्स या उस पर गोल्ड प्लेटेड चाहिए, तो वो क्या करता है, इसी कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके उस पर गोल्ड प्लेटिंग करता है। दैट इज हाउ द गोल्ड इज प्लेटेड ऑन दैट। अब आई एम नॉट टेलिंग कि गोल्ड ही प्लेट होगा, आप कॉपर प्लेटिंग करो आयरन पे, आप सिल्वर प्लेटिंग कर लो आयरन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर इनर्ट मेटल्स, तो खराब नहीं होते थे। So that is how we can write the न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अपन को इस टाइप से नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपन को ऐसे ही मिलने वाले हैं, इससे ही मिल जाता है, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरी मर्जी में एक ट्रे ले लेता हूं और उस ट्रे को सिल्वर प्लेटेड करना है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर बताओ, एरिया ऑफ द ट्रे बताओ, थिकनेस कितने लेयर, थिकनेस का लेयर प्लेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपन को पता है 108 डिवाइड बाय 1, कितना एम्पियर का करंट, फिक्स्ड एम्पियर होता है करंट का, कितने टाइम के लिए पास करना है वो अपन को पता रहेगा, तो डिपॉजिट हो जाएगा अपना वेट जितना अपन को करना है। ये डेंसिटी किसका, मेटल का, क्योंकि इधर वेट किसका था, मेटल का, तो डेंसिटी किसका, मेटल का, वॉल्यूम किसका, मेटल जो डिपॉजिट करना है, तो फिर बता दें। अच्छा, जो वेट इन ग्राम है वो एग्जैक्टली वेट किसका था, चलो वापस चलते हैं, तो पूछ रहा है वेट इन ग्राम जो है। अच्छा बताओ, द वेट इन ग्राम, अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है वेट किसका है, जो मेटल आयन डिपॉजिट होने वाला है उसका वेट। तभी तो मैंने आपसे कहा, अगर कॉपर पे गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है तो ये वेट ऑफ गोल्ड जो डिपॉजिट होना था, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड और वॉल्यूम ऑफ गोल्ड जो डिपॉजिट होना है, और वॉल्यूम को लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ गोल्ड एरिया ऑफ गोल्ड, वो तो ऑर्नामेंट के एरिया पे डिपेंड करेगा ना, हमें गोल्ड कितना डिपॉजिट करना है। सो एरिया ऑफ गोल्ड कैसे पता चलेगा, जो डिपॉजिट करना है, जो ऑर्नामेंट का एरिया होगा, तो यहाँ रिंग है, रिंग का एरिया ले लो, और कितने थिकनेस, तो ये वेट किसका था, गोल्ड का, तो डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम भी गोल्ड का, वॉल्यूम किसका था, गोल्ड का, तो एरिया और थिकनेस भी गोल्ड के। बता देंगे वैसे होगा, ठीक है ना, अपन ऐसे बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें अपन सबको समझ में आ गया कि आप ये सारा पार्ट क्या बता रहे हो मुझे, ठीक है। अब अपन सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सो इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, if same quantity of electricity is passed through different electrode cells, so if same quantity of electricity is passed through different electrolytic cell connected in series, then weight deposited on each electrode
is directly proportional to on each electrode is directly proportional to the equivalent weight of the ion जो डिपॉजिट। तो इसमें अपन कहेंगे ठीक है, 2 सेल लेने होंगे अपन को सीरीज में, लिख लेते हैं भाई 2 सेल सीरीज में लगा देता हूँ, एक से लिया हो गया और सीरीज में लगा देते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रोड ऐसे कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड ऐसे हो गया, एक इलेक्ट्रोड इधर लेते हैं, तो अपन ऐसे इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड इन सीरीज। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ऐसे अपन बना देते हैं और ये बैटरीज हो गया। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चलो 1 मोल पास करते हैं, चार्ज को पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन एक बार इलेक्ट्रोलाइट लिख लेते हैं। इसमें मैं HNO3 सोल्यूशन ले लेता हूँ, HNO3 एक्वस HNO3, और यहाँ पर मैं एक्वस NaCl ले लेता हूँ। तो जब आप 1 मोल चार्ज पास करोगे ना, NaCl की जगह ना मैं MgCl2 लेता हूँ, बेटर फॉर दैट है, बेटर होगा। सो यहाँ पर MgCl2 लेता हूँ। अब अपन कहेंगे 1 मोल ऑफ चार्ज, तो यहाँ तो सिल्वर डिपॉजिट होगा भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है अंदर, तो यहाँ सिल्वर का रिएक्शन। तो इस पे 108 ग्राम, क्योंकि सिल्वर आयन जो होगा अगर वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ag बनेगा 108 ग्राम। इधर हमें चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, वाटर या फिर NO3, तो वाटर लूज करेगा। वी नो दैट इसका SOP वैल्यू कम होगा, इसका SOP वैल्यू ज्यादा होगा इससे, SRP कम, तो यहाँ से एक मोल इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। हमें ये पता है अगर यहाँ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अंदर भी आएगा 100%, वही तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट होगा, तो अपन कहेंगे नहीं मैग्नीशियम नहीं, यहाँ वाटर का रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ H2 लिबरेट होगा अकॉर्डिंग टू SRP वैल्यूज, SOP जितना बताया मैंने बेटा उतना याद करो। मैं तुम लोग ना, अगर मैं बोलूंगा कि हाँ दिया होगा तो ठीक है, यहाँ देना जरूरी नहीं है, वो देंगे नहीं अपन को, क्योंकि आपको उतना तो याद रखना ही पड़ेगा ना, S ब्लॉक, D ब्लॉक, हाइड्रोजन और महंगे वाले मेटल, और यहाँ पर क्लोराइड, तो यहाँ H2 लिबरेट होगा और यहाँ पर Cl2 लिबरेट होगा, ये तो पता ही होना चाहिए। सो यहाँ पर W1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, यहाँ पर W2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, वो आपको पता होगा। SOP वैल्यूज अगर आपको याद होंगे तो तुम लोग फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बड़े इजीली पढ़ पाओगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी हो जाता है। सो वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड, सो इलेक्ट्रोड 1 पे, मतलब सेल 1 में क्या होगा, सेल 2 में क्या होगा। सो E1 डायरेक्टली W1 E1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, सो अपन लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 कांस्टेंट, ये भी W2 अपॉन E2 कांस्टेंट, सो दोनों इक्वल। अब पहले अपन एक बार सेल्स को देखते हैं और वापस फिर इसको एक बार और आपको समझाऊंगा तो और अच्छा मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा जो हमें आपको नहीं पता, ये लॉज अपने आप ही मतलब लगेगा आप बता तो चुके हो लॉज में क्या करना है, पहले आप नोट कर लो। अपन सेल 1 पे चलते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं।
थोड़ा जल्दी नोट करना है। हो गया? चल अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब देखो अपन ने एक सेल बनाया, जैसे अपन ने सेल बनाया ना, भाई एप्लीकेशन पॉइंट नंबर 1, अपन जो पॉइंट 1 पढ़े थे उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। एक सेल अपने पास है। अपन कहेंगे जैसे अपन ने एक लिखा, अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन एनएसीएल, ये है अपने पास। तो Na पॉजिटिव था और Cl माइनस आइन था। अपन ने कैथोड रिएक्शन क्या लिखा था? Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट होगा, मतलब यहां पर 23 ग्राम ऑफ सोडियम डिपॉजिट होगा, और Cl जो है वो यहाँ कन्वर्ट होगा, मतलब कैथोड एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो होगा क्या? Cl विल कन्वर्ट इनटू Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिखना है तो आपको 1/2, तो फिर यहां पर Cl2 लिबरेट होगा। मतलब अब कितना मोल Cl2 है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, यहां से आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात की अपन ने, तो कितना मोल Cl2? तो अपन कहेंगे 11.2 लीटर्स एट एसटी। Cl2 लिबरेट 11.2 लीटर क्यों? क्योंकि 1 मोल अगर होगा तो Cl2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 Cl चाहिए होंगे फिर Cl2 बनाने के। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो वी नो दैट 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा ऑन दी कैथोड, और एनोड पे 11.2 लीटर्स ऑफ गैस लिबरेट होगा। वहां पर कोई डिपोजिशन नहीं होगा, गैस लिबरेट होगा। तो मास ऑफ कैथोड बढ़ेगा, मास ऑफ एनोड नहीं बढ़ेगा, बट वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेट होगा एट द एनोड। सो दैट इज आवर सेल रिएक्शन। ठीक है, अब अपन कहेंगे ठीक है, अब मान लो सेकंड एप्लीकेशन की बात करें। मेरे पास एक्वस NaCl था। अब एक्वस NaCl में आप ये बताओ, सेकंड एप्लीकेशन में अपने पास एक्वस NaCl था, है ना? सेकंड एप्लीकेशन में अपने पास एक्वस NaCl था, तो इसमें तो ये सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब अपन को एक बात पता है, एक्वस NaCl का मतलब है इसमें सोडियम आयन भी है, इसमें वाटर भी है, और इसमें Cl भी है, और फिर अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एनोड कैथोड। अब दोनों में से कंपेयर करना पड़ेगा एक्वस NaCl में कि कौन डिपॉजिट होगा, तो वाटर का रिएक्शन होगा। वाटर का रिएक्शन होगा तो अपन को पता है कैथोड रिएक्शन आप क्या लिखने वाले हैं। आप कैथोड रिएक्शन लिखोगे कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो OH माइनस आइन बनाएगा प्लस हाफ, मतलब 11.2 लीटर्स ऑफ H2। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, 2 मोल करोगे तो 22.4 लीटर कर दूंगा, तो 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP। और इसमें OH माइनस आइन बनेगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो दूसरा यहां पर अपन कहेंगे, इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो यहां पर Cl का रिएक्शन होगा, Cl का रिएक्शन होगा तो Cl2 लिबरेट होगा। अभी Cl2 अपन को पता है, आप एनोड रिएक्शन क्या लिखने वाले हैं? एनोड रिएक्शन वापस आप वैसे ही बताओगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, Cl2 में 1/2 Cl2 प्लस H2, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अपन कहेंगे 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 एट एनोड, और कैथोड में। अब अपन से क्वेश्चंस देखो, इसमें क्या क्या पूछेंगे देखना। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस बाय पासिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इस पे भी 11.2, इस पे भी 11.2, 22.4 लीटर्स। वो H2 प्लस Cl2 बताऊंगा।
अपन ने कितना मोल्स चार्ज पास किया, 1 मोल, तो फिर 1 मोल OH बना, 1 मोल ऑफ चार्ज से 1 मोल OH बनेगा, 1 मोल OH is found in the cell, so 1 mole of NaOH is found. भाई Na पॉजिटिव तो पहले से था ही सेल में, हमने NaCl लिया था ना, अभी NaCl लिया था तो अपन बोल सकते हैं ना कि भाई 1 मोल ऑफ चार्ज पास किया तो 1 मोल OH नेगेटिव बनेगा, तो अगर 1 मोल OH नेगेटिव बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 मोल ऑफ NaOH बनेगा इस फॉर्म में, तो सेल में 1 मोल NaOH बनेगा। इस प्रिपरेशन ऑफ NaOH, ये भी प्रिपरेशन ऑफ NaOH। अब एक बात को ध्यान रखना, SOP of water minus 1.23, Cl minus 1.30। कौन है भाई सर ये है? अभी क्या लिखा है, अच्छा NaOH है वो, मैंने कहा ये ना इसलिए मतलब क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये NaOH इसलिए बन गया क्योंकि सोडियम, अच्छा ना मतलब सोडियम, Na ऐसे ही पढ़ा बिल्कुल इस सोल्यूशन में, तो अपन क्या करेंगे ना, अपन इतनी देर तक पढ़ करेंगे सोल्यूशन, अपन को पता होगा कि अपन 1 मोल NaCl ले लेते हैं, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर यूज होगा, तो 1 मोल जैसे ही NaOH बनेगा ना, अपन रोक देंगे सोल्यूशन, तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने मोल्स NaOH बना, क्योंकि जितने मोल्स आप चार्ज पास करोगे उतने ही मोल्स NaOH बनेगा सोल्यूशन। अब होता क्या है ना कि जब अपन लिखते हैं ना H2O, तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा SOP तो वाटर का है और आप रिएक्शन लिख रहे हो Cl का, जनरली द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी आयन, मतलब अगर मुझे वाटर को डिस्चार्ज करना है तो इतना वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, इतना Cl के लिए रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी आयन्स और मॉलिक्यूल is slightly greater than its standard value, potential value। अब अगर वाटर का वोल्टेज 1.23 है और मुझे पता है कि इसको ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था और ये आयन है, नेगेटिव चार्ज है इसमें, अगर इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेना है, अगर इलेक्ट्रोड को, इस इलेक्ट्रोड को अगर दोनों में से इलेक्ट्रॉन चूज करना है कि कौन दे सकता है, तो मुझे यहाँ पर इन मतलब जो 1.23 है उस पर वाटर डिस्चार्ज नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पर वाटर डिस्चार्ज नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा देंगे क्योंकि इसको दिस इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज, मतलब एक्चुअल से थोड़ा ज्यादा देना, मतलब उसी को कहते हैं अपन ओवर वोल्टेज। तो H2O के लिए एक्चुअल स्टैंडर्ड वोल्टेज तो 1.23 है, लेकिन इससे ज्यादा देना पड़ता है, और वो किसके बराबर हो जाता है, Cl नेगेटिव के बराबर। तो इन दोनों में ये इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि ये न्यूट्रल था पहले, अब इस पे चार्ज आएगा तो अनस्टेबल होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूट्रल बनेगा, और न्यूट्रल बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा।
तो जनरली होता क्या है कि जब अपन NaCl मतलब Cl नेगेटिव आयन का, एक्वस Cl नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज तो मैं कहूंगा वाटर का ही रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन होता है Cl नेगेटिव बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज। और ये ओवर वोल्टेज सिर्फ Cl नेगेटिव के आयन के साथ होता है बस, और किसी के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वाटर से इतना क्लोज और किसी का एसओपी वैल्यू नहीं होता, किसी का भी एसओपी वैल्यू वाटर से इतना क्लोज नहीं होता, इसलिए ओवर वोल्टेज सिर्फ Cl माइनस में होता है। अगर आप चाहो तो याद भी रख सकते हो कि Cl नेगेटिव के कंपैरिजन, वाटर के कंपैरिजन में मुझे Cl नेगेटिव करना होगा, दैट इज ओवर वोल्टेज। और इसलिए मैंने कहा था कि वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड, ऐसा जरूरी होता, ऐसा होता है, लेकिन जितना चार्ज पास किया उतना वेट डिपॉजिट होना जरूरी नहीं है। क्यों? ओवर वोल्टेज होता है ना, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज होने का रीजन, उसका कोई रीजन नहीं होगा। अपन कहेंगे देख, अपन ने पढ़ा स्टैंडर्ड वैल्यू, उस स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, अभी 298 केल्विन से टेम्परेचर कम हो गया तो थोड़ा वोल्टेज ज्यादा देना होता है। प्रेशर रूम में नहीं है तो, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज तो ऑब्वियस सी बातें अलग अलग हो सकता है, अगर टेम्परेचर में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो तो। जो वैल्यूज अपन लिखते हैं ना, ये तो 298 केल्विन पे लिखते हैं। अब 298 केल्विन रूम में है या नहीं है, ये अपन कैसे डिसाइड करें? इसलिए ओवर वोल्टेज हमेशा होता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ओवर वोल्टेज आता ही आता है। अगर आप पूछोगे कि पहले किसको डिस्चार्ज होना चाहिए, वो सीधा बोलेंगे अपन, जिसका एसओपी वैल्यू ज्यादा वो पहले डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर अपन एक्वस सोल्यूशन में Cl माइनस एन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अपन कहेंगे Cl लिबरेट होगा। तो अगर मान लो कभी अपन से पूछा जाए मोर देन वन ऑप्शन में कि बताओ Cl2 लिबरेट होगा या O2 लिबरेट होगा, तो बता देंगे अपन दोनों लिबरेट हो सकते हैं। और अगर वन ऑप्शन देना है तो अपन कहेंगे ड्यू टू ओवर वोल्टेज दिस इज द आंसर। तो सर वैल्यूज देंगे तो भी इसी को आंसर लिखना है। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ओवर वोल्टेज वाला पार्ट उन्होंने बॉक्स बना के दिया हुआ है। क्योंकि अगर Cl माइनस 1 होगा तो ओवर वोल्टेज जरूर होगा। अब जैसे Br होता तो Br के लिए, अब वाटर का वैल्यू अपन को दिख रहा है, Br नेगेटिव के लिए एसओपी वैल्यू -0.54, दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। तो अगर इसमें अपन से पूछेंगे, ये दोनों वैल्यूज है, अपन इलेक्ट्रोलाइसिस की बात नहीं कर रहे, बस वैसे इन जनरल क्वेश्चन पूछा, बताओ दोनों में से पहले कौन डिस्चार्ज होगा? वाटर। चुप हो गए। अगर कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा एक्वस Cl नेगेटिव आयन का, तो कौन डिस्चार्ज होगा? Cl2। वो क्यों? ओवर वोल्टेज। एनसीईआरटी में लिखा ना ओवर वोल्टेज होता है Cl के साथ, क्योंकि क्लोज है दोनों वैल्यूज। अच्छा, ओके। मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्वस Cl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, बताओ Cl2 आएगा कि O2 आएगा? लिखूंगा ना Cl2 ड्यू टू ओवर वोल्टेज। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, दोनों बताऊंगा। ओवर वोल्टेज के साथ साथ थोड़ा ये भी तो आएगा, जिसके लिए, इसी के लिए तो आप बता रहे थे कि इसको ऐसे नहीं लिखना कि जितना चार्ज पास किया उतना वेट डिपॉजिट होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ओवर वोल्टेज से इधर उधर चला जाए। ओवर वोल्टेज होता ही होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से। इसलिए जितना वेट डिपॉजिट हुआ वो तो चार्ज पास किया आपने, लेकिन जितना चार्ज पास किया उतना वेट डिपॉजिट होना जरूरी नहीं है ड्यू टू ओवर वोल्टेज। तो मैथमेटिकली वो सही था, लेकिन कंसेप्चुअली वो सही नहीं था केमिस्ट्री। अब कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। ओवर वोल्टेज सिर्फ Cl में होता है, इसलिए अपन को ज्यादा डाउट नहीं, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। वो सिर्फ Cl में होता है, जब Cl आएगा तो अपन Cl, और हर बार मैंने Cl का ही रिएक्शन आपको बताया।
अब थर्ड पार्ट की बात करूंगा, ओवर वोल्टेज हमें हमको पता चल गया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट एक्वस एनएसी, तो करने का था, देखो सर अगर वेरी डाइल्यूट लिखते हो ना तो हमें एक बात पता है, वेरी डाइल्यूट का मतलब है कि मैं वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूंगा। अगर वेरी डाइल्यूट लिखोगे तो मैं वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूंगा। एनोड है तो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, मैं वाटर का रिएक्शन करूंगा, इधर भी वाटर का रिएक्शन, इधर भी वाटर का रिएक्शन, क्योंकि वेरी डाइल्यूट में नंबर ऑफ आइंस जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइन जो होंगे ना वो बहुत बहुत कम होंगे। नंबर ऑफ Na positive and Cl minus ion are very less in numbers. Are very less in numbers. तो फिर तो अपन कहेंगे भाई एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन लिखते हैं पहले, तो अपन कहेंगे कैथोड रिएक्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, H प्लस आइन लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ना, नहीं कैथोड रिएक्शन पे तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, गलत लिख रहा हूँ मैं। कैथोड पे अपन कहेंगे H2O है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा वहां से, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मैं OH माइनस आइन बनाऊंगा, हाफ H2 लिखूंगा। और कैथोड पे अगर रिएक्शन एनोड रिएक्शन लिखूंगा तो मुझे पता है एनोड पे भी आप वाटर का रिएक्शन लिखोगे, जैसे अभी आप लिख रहे थे H2O है प्लस H2O है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस बार, तो अगर H2O इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो विल राइट ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाफ, इधर भी फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो मल्टीप्लाई बाय 2, तो अपने पास सेल रिएक्शन क्या आएगा, तो वो लिख लेंगे H2O का रिएक्शन होता है ना, आपको पता है H2 प्लस हाफ, ये सेल रिएक्शन। ठीक, इस पे O2 लिबरेट होगा और इस पे H2 लिबरेट होगा। ठीक, तो अगर मैं 1 मोल ऑफ चार्ज, जैसे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप 1 मोल H2 निकाल रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल, मतलब यहाँ पर 11.2 लीटर्स लिबरेट होगा, और यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 5.6 लीटर, ये तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से था 11.2, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल O2 आ रहा था, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से अगर यहाँ पर हाफ H2 है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर 1/4 O2 होगा, 1/4 मतलब 22.4 का 1/4। किसी को डाउट है तो बोलेगा। अब मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, पहले लिख लो फिर मैं मतलब एग्जांपल बताऊं। सर इधर 2H2 होगा ना, क्योंकि 3 बनेगा और फिर 1 माइनस होगा तो नहीं, इधर ट्वाइस ऑफ H2 कर लेंगे ना, फिर इधर ट्वाइस करेंगे तो 2 OH भी आ जाएंगे ना, और 2 H प्लस आइन और 2 OH 2 वाटर बना देंगे ना, तो हाँ सर समझा। पहले भी लिखा था मैंने, तो उसी हिसाब से मैंने बता दिया, इसमें चेक कर लेते हैं ना, ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेस्ट में नहीं आएगा, तो पहले से पता था ना, नेक्स्ट टाइम आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा आएगा, कोशिश करूंगा मेटलर्जी भी आए, इसके बाद मेटलर्जी शुरू करनी है। ठीक है, चलो अपन है एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अब मैं क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ very dilute
solution of NaCl. The total volume of gases liberated is 12 liter test tube. Calculate the current passed in the cell for 2 hours. ये मेरे पास क्वेश्चन। तो पहले तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि देख भाई, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मैं पिछले पेज पे जा रहा हूँ। मैं पहले यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ, पर आंसर के लिए ऐसे कहेंगे। देख भाई, मुझे ये पता है कि वाटर का अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस तो वाटर का होगा, सिंस वेरी डाइल्यूट solution is mentioned. So electrolysis of water will take place. Electrolysis of water will take place. So electrolysis of water will take place. Water will take place. ठीक है, इसका मतलब है H2O will get converted into H2 plus half water. ये सेल रिएक्शन है और इसकी आप बात कर रहे हो जो आपने ये दे रखा है। मुझे ये पता है कि यहाँ पर सेल रिएक्शन देख के अपन को समझ में आ रहा है वाटर का सेल रिएक्शन, तो ये सेल रिएक्शन है मेरे पास। तो अपन कहेंगे आपने मुझे जो क्वेश्चन में दिया है ना, ये वाला रिएक्शन जो गैसेस लिबरेट हुई है वो ये वाली है, जो गैसेस लिबरेट हुआ है वो ये वाला है। अरे ये हटाना था मुझे, जो गैसेस लिबरेट हुआ है वो ये दोनों है। अब हम कहेंगे कि ठीक है, अगर ये दोनों गैसेस है तो इनका रेशियो 2:1 का रेशियो, भाई जितने मोल्स इसके होंगे इसके मोल्स हाफ होंगे ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फ्रॉम दिस रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ H2 liberated is equal to 2/3 multiplied by 12, 8 liters, and volume of O2 liberated will be equal to 1/3 into 12, that is equal to 4 liters. ये तो अपन रिएक्शन देख के ही बता देंगे, इससे क्या देख के बता देंगे, मैं तो यही बता देता, आपने तो यही लिख दिया था कि जितने वॉल्यूम इसका होगा इसका वॉल्यूम उसका डबल होगा, वो इसी की वजह से तो लिखा। हाँ तो वो तो चार्ट से ही दिख रहा था मुझे, सब कुछ आपस में तो कोरिलेटेड है, उसमें क्या है। अब कैलकुलेशन से बताओ ना बताओ मुझे पता है क्या करना है, लेकिन इस टाइम आपने यहाँ वाला पार्ट पूछा है कि I इंटू टी की बात की है, टी आपने मुझे दे रखा है, मतलब आप अब मुझसे फेरेडेज लॉ को यूज करवाना चाहते हो, कर दूंगा। तो अब मुझे एक बात पता है, मैं कैलकुलेशन के लिए या तो इसको यूज करूंगा या इसको यूज करूंगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज पास होगा वो इक्वल होता है। तो अपन क्या करेंगे, वैसे तो डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, लेकिन यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 8/22, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 इज एलिमेंट, इसलिए उसका इनफेक्टेड 2 होगा। भाई H2 इज एलिमेंट, सो इनफेक्टर इज इक्वल टू 2। एलिमेंट के लिए इनफेक्ट आपने कहा था सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एंड यू नो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय इनफेक्टर। मुझे मोल्स गिवन थे, मैंने इनफेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्विवेलेंट्स आ गई।
आपने अच्छे से बता रखा है मुझे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये तो आपने अच्छे से बता रखा है, इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q by 96500। ये तो बता ही रखा है, नो दैट। ये देखो मैं बैक जा रहा हूँ, 1 मिनट देखना है, पहले अपन देख लें। पर देखो बताया था, यही तो लिखा था आपने, number of equivalents is equal to moles into n factor in a reaction, number of equivalent on each electrode is equal to is always same। तभी तो आप सिर्फ हाइड्रोजन से कैलकुलेशन कर रहे हैं, या तो हाइड्रोजन से करोगे या ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q by 96500 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मुझे पता था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मुझे पता था। कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करते हैं एन फैक्टर से, तो नंबर ऑफ दिस इज नथिंग बट द एन फैक्टर है, और पता है अपन को दिस इज एन फैक्टर, ये एन फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट करो सीधा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है अपन को, 8 by 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। क्या पूछा है अपन ने, I इंटू टी, करंट आपने पूछा है, टाइम आपने 1 आवर दिया, मतलब 60 सेकेंड्स, डिवाइड बाय 96500। अब ये एम्पियर में आपका करंट आ गया। सर 3600 सेकंड्स ना 1 आवर है। इतने अच्छे से लिख रहा, और मैं सोच ही नहीं रखी वो मिनट्स होगा, चलेगा, हाँ बिल्कुल 3600 होगा, है ना। तो अपन उसको बता देंगे बिल्कुल। अच्छा अपन ने 2 आवर्स दिया यार, लो एक और गड़बड़, 2 आवर्स है तो अपन कोई बात नहीं, 1 आवर्स ही अपने, ये लो कर लिया। वो 2 आवर्स मैंने इसलिए लिखा था, वो 1 आवर ही लिख रहा था मैं, तो दिमाग में वही था कि 1 आवर दिया मैंने, और 2 आवर्स इसलिए कर दिया था कि वो मतलब 2 आवर्स है तो अपन को सेकंड्स में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि टाइम इन सेकंड्स, दिस इन एम्पियर विल बी कूलम्स, ये भी कूलम्स, तो कैंसिल हो गया कूलम, ये ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो वैसे बट अपन ने तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गैस के लिए निकाला, अगर वेट गिवन होता तो ग्राम इक्विवेलेंट ले लेता अपन, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट। लो भाई आपके पास आ गया, कैलकुलेट कर लो, आई बता, किसी को डाउट है तो बोलो, आ जाएगा ना खुद से। तो आई का वैल्यू एम्पियर में आप बता दो, सो आई विल बी इन एम्पियर्स। कितना कुछ आ रहा है, कैलकुलेशन करें अपन, तुम लोग कर लोगे ना कैलकुलेशंस। इधर अपने पास कितना आया, ले भाई शायद कोई आंसर ही बता दिया, कैलकुलेशन कर लेंगे, बोल रहा सर आप छोड़ो। तो ये अपना एक कैलकुलेशन अपने पास अपन करके बता सकते, 9.75 आ रहा है, 9.57 एम्पियर इतना आ रहा है, देखना ना, 965, हाँ काफी सारा डिवाइड, 36 भी आएगा, ठीक है। लो भाई अपना आंसर आ गया, कितना एम्पियर का करंट 2 आवर्स के लिए पास करेंगे, तो 12 लीटर ऑफ गैसेस, टोटल गैसेस विल, अपन ने टोटल वॉल्यूम लिखा था ना, गैसेस विल बी लिबरेटेड। अगर अपन ऑक्सीजन से कैलकुलेट करते तो अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते फ्रॉम ऑक्सीजन, देखना अपन ऑक्सीजन से भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। अपन को ऑक्सीजन लिबरेटेड इज 4 लीटर ना, तो 4 by 22.4 उसके मोल्स हो गए, उसका एन फैक्टर 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एन फैक्टर 4 क्यों, क्योंकि O2 है ना, एक ऑक्सीजन -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, -4 हो गए, तो 4 हो गया उसका एन फैक्टर। और फिर अपने लिए आई हो गया, और अपन 3660 इंटू 60 इंटू 2 और डिवाइड बाय कर लेते हैं 965, उतना ही आएगा। मतलब कैलकुलेशन किसी से भी करो भाई, एक ही इलेक्ट्रोड से करते हैं ना, क्योंकि आपने तो चार्ज पास पूछा है ना कि कितना चार्ज पास किया, तो किसी एक इलेक्ट्रोड पे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को थोड़ी सी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें एक इलेक्ट्रोड का डाटा चाहिए, अगर चार्ज चाहिए आपको या फिर टी चाहिए आपको, तो किसी एक इलेक्ट्रोड का डाटा चाहिए, क्योंकि वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ईच इलेक्ट्रोड लिखते हैं, दैट इज। अब अपन यही रुक जाते हैं,
कल आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा करके लेके आओ और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन ये रख